महल की छत पर खड़ी चंद्रलेखा दूर क्षितिज को देख रही थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन देव अब नहीं था, लेकिन एक शून्य, एक अनकहा प्रश्न उसके भीतर रह रहकर उठ रहा था। मैं कौन हूँ? वह विषकन्या बनी, हत्यारिन कही गई, अब रक्षक बन रही थी, लेकिन उसकी आत्मा की गहराइयों में कुछ ऐसा था जो अब तक सामने नहीं आया था। राजा विक्रमादित्य ने उसे सम्मान दिया, जीवन दान दिया और एक जिम्मेदारी भी, अपने अतीत को जानो, अभी तुम अपने भविष्य को चुन पाओगी। राजमहल के गुप्त दस्तावेजों में एक नाम सामने आया, रूपवती, चंद्रलेखा की माँ, जिसे वर्षों पहले मृत मान लिया गया था। किंतु दस्तावेजों में दर्ज था कि रूपवती एक बार अर्जुन देव के साथ अंतिम बार देखी गई थी और तभी से वह गायब थी। चंद्रलेखा ने तय किया, अब उसे अपने अतीत की परतें खोलनी होंगी। राजा की अनुमति से वह सेनापति सोमदेव के साथ पूर्व की सीमाओं की ओर रवाना हुई, जहां आखिरी बार रूपवती देखी गई थी, नंदग्राम। नंदग्राम एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव था। वहां के वृद्ध जन चौंक उठे जब चंद्रलेखा पहुंची। उसकी शक्ल रूपवती से मिलती थी, जिसे लोग अब भी किसी चमत्कार की तरह याद करते थे। एक वृद्धा बोली, रूपवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में जैसे 2 युगों का राज छिपा था। लेकिन एक रात अर्जुन देव उसे साथ ले गया और वह फिर लौट कर नहीं आई। बस तुम्हारी तरह की एक नवजात कन्या मिली थी पास के मंदिर में। वो कन्या चंद्रलेखा थी। गांव के एक मंदिर में एक गुप्त साधु से भेंट हुई जो वर्षों से मौन था, लेकिन जब उसने चंद्रलेखा को देखा, उसकी आंखों में जलन और दया एक साथ उभर आई। तुम्हारी माँ को मैंने आखिरी बार नागसेन के शिविर में देखा था। वह अर्जुन देव से नहीं, नागसेन से लड़ी थी और शायद उसी संघर्ष में तुम्हारा जन्म हुआ। चंद्रलेखा स्तब्ध थी। नागसेन, वही जो अर्जुन देव के पीछे की छाया था, वही अब विक्रमादित्य के राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया, खुद को नहीं, साधु बोला। और नागसेन अब तुम्हें रोकेगा, क्योंकि तुम वही हो जो उसे समाप्त कर सकती हो। राजमहल लौटते समय सोमदेव ने देखा कि चंद्रलेखा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक स्थिरता आ चुकी थी, एक ध्येय, एक उद्देश्य। राजा विक्रमादित्य ने जब सुना कि नागसेन वर्षों से पर्दे के पीछे रहकर राज्य के विरुद्ध जाल बुन रहा है, वह चुप रहा। उसकी आंखों में चिंता कम और दृढ़ निश्चय अधिक था। हमें गुप्तचर तंत्र को सक्रिय करना होगा, विक्रमादित्य बोले। और चंद्रलेखा, तुम्हारा युद्ध अब शुरू हुआ है। यह युद्ध न सिर्फ तलवारों का है, बल्कि आत्मा और अतीत का भी। चंद्रलेखा ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूँ महाराज। मैं अब विष नहीं, प्रकाश बनना चाहती हूँ। राज्य से दूर एक गुफा में एक वृद्ध पुरुष ध्यान मग्न बैठा था। उसके सामने एक काले झंडे पर एक नाग की आकृति बनी थी। तो चंद्रलेखा जाग चुकी है। वह मुस्कुराया। रूपवती की संतान अब मेरे सामने आएगी। उसने आंखें खोली और उसकी आंखों में ज्वाला थी। तो युद्ध आरंभ हो चुका है। राजमहल में रात गहराती जा रही थी। चंद्रलेखा राजकक्ष की बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखें दूर अंधकार में कुछ खोज रही थीं। विक्रमादित्य ने उसे अकेला छोड़ दिया था, जानते हुए कि अब उसकी यात्रा भीतर से शुरू हो रही है। नीचे सेनापति सोमदेव अपने गुप्तचरों के साथ एक सभा में था। उनके सामने कई मानचित्र बिछे थे, राज्य के सीमांत क्षेत्र, विशेषकर वे जो लंबे समय से उपेक्षित थे। नागसेन वहीं छिपा है, सोमदेव ने कहा। जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, वहीं उसकी छाया पलती है। वहीं दूसरी ओर अंधकार से भरी एक गुफा में नागसेन ध्यान मग्न बैठा था। उसका शरीर वृद्ध दिखता था, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी नवयुवक की तरह आग उगलती थीं। उसके चारों ओर सफेद वस्त्रों में कुछ शिष्य खड़े थे, गूंगे लेकिन भय से कांपते हुए। राजा जाग चुका है, नागसेन बोला, लेकिन वह अब भी अपने भीतर की सत्ता को नहीं पहचानता। और चंद्रलेखा, वह रुका, फिर मुस्कुराया। वह तो मेरी ही परछाई है। उसके पीछे एक दीवार पर एक बड़ा मानचित्र टंगा था। उस पर दर्ज थे कई गुप्त सुरंगों, भूमिगत मार्गों और छिपे ठिकानों के चिन्ह। ये वही मार्ग थे जिनसे नागसेन वर्षों से महल तक अपनी पहुंच बनाए हुए था। नागसेन कोई साधारण विद्रोही नहीं था। वह कभी एक महान तांत्रिक और महामंत्री अर्जुन देव का गुरु हुआ करता था। उसका उद्देश्य सत्ता नहीं था, बल्कि एक राज्य का पुनर्निर्माण। ऐसा राज्य जहां भय, बलिदान और अंधकार से शासित व्यवस्था हो। विक्रमादित्य की न्यायप्रियता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, नागसेन अक्सर कहता। वह क्षमा करता है, इसलिए खो देता है। मैं दंड देता हूँ, इसलिए नियंत्रण करता हूँ। राजमहल में इसी समय चंद्रलेखा ने विक्रमादित्य से निवेदन किया, महाराज, मुझे नागसेन की गुफा मंज जाना होगा। विक्रमादित्य चौंका। क्या तुम जानती हो यह कितना खतरनाक है? हाँ, वह बोली, लेकिन यह मेरा युद्ध है। मुझे उसके छांव से बाहर निकलना है। सेनापति सोमदेव ने आपत्ति की। मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। कम से कम एक गुप्तचर दल साथ हो। चंद्रलेखा ने सिर हिलाया। नहीं, यह लड़ाई बाहरी नहीं, भीतरी है। नागसेन मुझे पहचानता है।
और मैं उसे, मुझे यह द्वार अकेले पार करना होगा। राजा ने अंततः अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर, अगर चंद्रलेखा 2 दिन के भीतर लौट कर न आए तो पूरा गुप्तचर दल नागसेन के गढ़ को नष्ट कर देगा। अगली रात घना अंधकार समूचे आकाश पर एक रहस्यमयी चादर की तरह छा गया था। चंद्रलेखा काले वस्त्रों में लिपटी अपने भीतर एक ज्वाला लिए पश्चिम की ओर बढ़ी। वहीं जहां दूर पर्वतमालाओं के बीच एक पुरानी गुफा थी, यही वह स्थान था जहां से नागसेन की सारी गतिविधियां संचालित होती थीं। गुफा के विशाल द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठा मिला। उसकी दाढ़ी बर्फ सी सफेद थी और आंखें गहरी, स्थिर और अजीब तरीके से चमकती हुई चंद्रलेखा को एकटक घूर रही थीं। तू अंततः आई, उसने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा। क्या तुम मुझे जानते हो? चंद्रलेखा ने पूछा। नहीं, वह बोला, पर तुम्हारी आंखों में वही ज्वाला है जो रूपवती की थी। यह सुनते ही चंद्रलेखा की सांस कुछ पल के लिए थम गई। माँ का नाम इस अजनबी के मुख से सुनना एक झटके की तरह था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं था। वह साधु के आगे से गुजरकर गुफा के भीतर चली गई। भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य भार ने उसकी छाती पर दबाव डाल दिया हो। भीतर का अंधकार केवल रोशनी की अनुपस्थिति नहीं था, वह जीवित लग रहा था, जैसे उसमें कुछ छिपा हो, कुछ ऐसा जो देख नहीं सकता पर महसूस जरूर होता है। हर कदम के साथ सिहरन उसके शरीर में दौड़ती रही। एक अधीर अनकहा भय उसकी आत्मा को छू रहा था। और फिर वह सामने आया, नागसेन। वह धुएं और छाया के बीच खड़ा था। उसकी आकृति अस्पष्ट थी, मानो किसी छाया को आकार देकर जीवन दे दिया गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। तो मेरी संतान स्वयं मेरे सामने आ खड़ी हुई, नागसेन बोला। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं तुम्हारी संतान नहीं, चंद्रलेखा ने दृढ़ता से कहा। मैं उस स्त्री की संतान हूँ जिसने तुम्हारा सामना किया, मेरी माँ रूपवती। नागसेन एक क्षण को चुप रहा, फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी में उपहास और विष मिला हुआ था। रूपवती, एक मूर्ख योद्धा जिसने प्रेम में सत्य को नहीं पहचाना। उसने तुम्हें बचाया पर राज्य को नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बनाई रचना हो। तुम्हारा अस्तित्व मेरे बिना अधूरा है। चंद्रलेखा ने तीव्र स्वर में कहा। मैं अब किसी की रचना नहीं हूँ। नागसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका हाथ धीरे धीरे चंद्रलेखा की ओर उठा। चंद्रलेखा ने पीछे कदम लिया। आंखें उसकी ओर टिकी रहीं और तभी गुफा की दीवारें एकाएक कांपने लगीं, जैसे भीतर दबी कोई शक्ति जाग गई हो। चंद्रलेखा ने पीछे मुड़कर देखा। अब वह अकेली नहीं थी। अंधकार की परतों से धीरे धीरे कुछ आकृतियां उभरने लगीं। नागसेन के अनुयायी, कुछ वस्त्रों में ढंके, कुछ चेहरों पर मुखौटे। गुफा के भीतर जो अंधकार था वह केवल भौतिक नहीं था, वह डर, भ्रम और भावनाओं का एक ऐसा जाल था जिसमें फंसकर कई आत्माएं अपनी पहचान खो चुकी थीं। मैं तुम्हें समाप्त नहीं करूंगी नागसेन, वह बोली। मैं तुम्हें उजागर करूंगी ताकि हर कोई देख सके कि सबसे बड़ी छाया वही होती है जो प्रकाश का रूप लेकर आती है। उसकी आंखों में अब वही आग थी जो एक समय रूपवती की आंखों में जलती थी, पर उसमें अनुभव, पीड़ा और चेतना का मेल था। चंद्रलेखा उस अंधकार को चीर कर निकली थी। चंद्रलेखा अब गुफा से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ पीछे छूट गया था। नागसेन की वह कुटिल मुस्कान जो हर शब्द में कोई न कोई फंदा लिए हुए थी। चंद्रलेखा गुफा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ पीछे छूट गया था। नागसेन की कुटिल मुस्कान, उसकी बातों में छुपी सच झूठ की गूंज और सबसे बढ़कर उसकी माँ का नाम। राजमहल लौटने के बाद चंद्रलेखा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने कमरे में रखी रूपवती की पुरानी तस्वीर को निकाला जो एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक में छिपी थी। चित्र धुंधला था, किंतु उसमें वही आंखें थीं जो अब चंद्रलेखा की थीं, स्थिर, तेज और रहस्यपूर्ण। उस रात चंद्रलेखा को एक सपना आया। उसने देखा एक नदी के किनारे एक स्त्री बैठी है, उसकी गोद में एक नवजात बच्ची। अभी एक छाया वहां आकर खड़ी होती है, नागसेन। स्त्री उठती है, तलवार खींचती है और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन ठीक उस क्षण जब तलवारें टकराती हैं, सपना टूट जाता है। सुबह होते ही चंद्रलेखा सीधे महामंत्री कक्ष में पहुंची। मुझे उस समय के सारे दस्तावेज चाहिए, उसने कहा। जिस समय रूपवती लापता हुई थी। मंत्री चौंका, लेकिन विक्रमादित्य के आदेश से उसे सब सुलभ कराया गया। राजमहल की गुप्त लाइब्रेरी में घंटों की खोज के बाद चंद्रलेखा को एक पुराना शाही दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था, रूपवती राजा की प्रमुख गुप्तचर, आखिरी बार नंदग्राम में देखी गई। उसके बाद एक गुप्त संदेश आया, वह नाग की गुफा में गई है, लौटे तो सत्य साथ लाएगी या ना लौटेगी कभी। चंद्रलेखा ने फौरन सोमदेव को बुलवाया। नंदग्राम तो मैं पहले जा चुकी हूँ, वह बोली, पर उस समय मैं अपनी माँ की तलाश नहीं, अपनी पहचान की खोज में थी। अब मुझे वहाँ दोबारा जाना होगा, पर इस बार सत्य के साथ लौटने के लिए। सोमदेव ने सिर हिलाया। इस बार मैं भी साथ चलूंगा। 2 दिन बाद वे नंदग्राम
ग्राम पहुँचे। गाँव अब भी वैसा ही था, शांत, रहस्यमय। गाँव की वही वृद्धा उन्हें फिर से मिली और इस बार वह उन्हें एक पुरानी झोपड़ी में ले गई। यह रूपवती का ठिकाना था। उसने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया सिवाय एक साधु के। झोपड़ी में दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, ज्योतिषीय चक्र, युद्ध कौशल के चित्र और एक छोटी सी अलमारी जिसमें कई पुरानी चिट्ठियां पड़ी थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं लौट कर न आऊं तो जान लेना, नागसेन न सिर्फ एक व्यक्ति है, वह एक विचार है। उसे हराना तलवार से नहीं, विचार की स्पष्टता से संभव है। मेरी बेटी अगर कभी इन पंक्तियों को पढ़े तो जान ले, वह केवल मेरी संतान नहीं, वह मेरे अधूरे युद्ध की उत्तराधिकारी है। चंद्रलेखा की आंखें भर आईं। माँ, वह फुसफुसाई, तुम युद्ध में गई थी और मुझे इस युद्ध का उत्तराधिकारी बना गई। सोमदेव ने दीवार पर लगे एक बांस की छड़ को खींचा। झोपड़ी की जमीन हिली और एक गुप्त सीढ़ी नीचे खुल गई। तुम्हारी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं थी, सोमदेव ने कहा। वह इस युद्ध की पहली योद्धा थी और अब तुम दूसरी हो। सीढ़ियां उन्हें एक भूमिगत कक्ष में ले गईं, जहां एक पुराना धूल से भरा झोला रखा था। झोले में एक तलवार थी, हल्की लेकिन अत्यंत संतुलित। उस पर संस्कृत में खुदा था, रूप ज्योति शक्ति। यह तलवार तुम्हारी माँ की थी, सोमदेव बोला, और अब यह तुम्हारी है। चंद्रलेखा ने तलवार को उठाया। मैं उसका अधूरा युद्ध पूरा करूंगी। जब वे वापस महल लौटे तो विक्रमादित्य दरबार में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रलेखा उनके समक्ष झुकी और तलवार उनके चरणों में रख दी। महाराज, अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं चंद्रलेखा हूँ, रूपवती की संतान, नागसेन की छाया के विरुद्ध खड़ी ज्योति। विक्रमादित्य मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो। उसी रात एक गुप्तचर खबर लाया, नागसेन ने पश्चिमी किले की ओर अपने सैनिक भेजे हैं। वह जानता है कि हम जान चुके हैं। राजा उठ खड़े हुए। अब यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं रहा, यह राज्य की आत्मा का युद्ध है। चंद्रलेखा ने तलवार कमर से बांधी और बोली, और इस युद्ध की अगुवाई अब मैं करूंगी। रात के अंधेरे में महल की ऊंची मीनार से चंद्रलेखा नीचे फैले नगर को देख रही थी। हर घर में दीपक जल रहा था, लेकिन उसका मन अजीब बेचैनी से भरा था। वर्षों तक वह एक विषकन्या रही, हर उस व्यक्ति के लिए खतरा जो उससे प्रेम करता, उसे छूता या भरोसा करता। अब वही हाथ तलवार थामे उस राज्य की रक्षा करने जा रहे थे जिसे कभी वह नष्ट करने भेजी गई थी। राजा विक्रमादित्य ने गुप्त मंत्रणा कक्ष में चंद्रलेखा, सेनापति सोमदेव और कुछ वरिष्ठ गुप्तचरों को बुलाया। नागसेन अब सीधे टकराव की तैयारी कर रहा है, विक्रमादित्य बोले। उसके पास पुराने जादू, भ्रम और विषकन्याओं की एक पूरी सेना है, लेकिन अब हमारे पास भी एक ऐसा अस्त्र है जो उसे भीतर से हिला सकता है। चंद्रलेखा ने संकल्प भरे स्वर में कहा, मैं उसके हर भ्रम को तोड़ दूंगी, परंतु उसके सच्चे रूप को समझना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि मुझे नागसेन के अतीत की पूरी जानकारी दी जाए। गुप्तचरों में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया, रघुपाल, जो वर्षों से गुप्त सेवा में था। नागसेन का असली नाम कभी सैनक था, वह बोला। वह पहले राजकाज का छात्र था, अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी, पर जब उसे राजा बनने का अवसर नहीं मिला और अर्जुन देव को महामंत्री बना दिया गया तो वह क्रोधित हो उठा। वह जंगलों की ओर चला गया, जहां तंत्र, विष और अंधकार की विद्या में पारंगत हुआ। वहीं से वह नागसेन बना, नागों के समान विशैला, छाया की तरह अदृश्य। तो अर्जुन देव और नागसेन एक ही सिक्के के दो पहलू थे? चंद्रलेखा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, रघुपाल बोला। अर्जुन देव सत्ता में रहा, नागसेन छाया में, पर असली षड्यंत्र वहीं रचता रहा। सोमदेव ने युद्ध योजना समझाई। नागसेन का मुख्य ठिकाना है नागकुंड, एक पुरानी गुफा जहां जहर से भरे कुएं हैं और उसकी आत्मा की रक्षा करने वाले प्राचीन योद्धा। वहां जाकर किसी को जीवित लौटते नहीं देखा गया, तो वहीं जाना होगा। चंद्रलेखा बोली, अगर मुझे अपना अतीत मिटाना है और भविष्य को उज्जवल करना है तो उस अंधकार के केंद्र में जाकर उसे खत्म करना होगा। राजा ने उसे एक विशिष्ट आभूषण प्रदान किया, एक रत्न जड़ित हार जिसे प्रकाश गुम्फा कहा जाता था। यह तुम्हें उन तंत्रों और भ्रमों से बचाएगा जो सामान्य योद्धाओं को भ्रमित कर देते हैं, विक्रमादित्य ने कहा, और यह प्रतीक भी होगा कि तुम अब हमारे पक्ष की रक्षक हो।